हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर में मैं आपको बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स क्लास 12th बायोलॉजी की पूरे के पूरे बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम होने वाले यूं कहूँ तो 2027 में छपने वाले डायग्राम्स आज के इस वीडियो के अंदर में मैं आपको बताने वाला हूँ। 2027 बोर्ड एग्जाम में एग्जाम के अंदर में जो भी डायग्राम आएगा इस वीडियो को देखने के बाद आपके मार्क्स जो है वो पक्के हो जाएंगे उस डायग्राम के लिए। मतलब हर एक डायग्राम हम कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो के अंदर में ताकि आपका जो मार्क्स है वो ना कटे। चैप्टर वाइज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, जिसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम वो है पुष्प की संरचना। देखो मैं आपको बता दूं, ये जो डायग्राम है ये पिछले 5 से 6 सालों में एक बार भी नहीं पूछा गया है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई पैटर्न चेंज हो चुका है, सिलेबस चेंज हो चुका है। पहले इस चैप्टर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर आया करता था जो कि सबसे ज्यादा था, बट अभी 5 नंबर का आता है और जब पैटर्न चेंज हो जाता है, मार्क्स चेंज हो जाते हैं, क्वेश्चन की कमी हो जाती है, इसलिए नए नए क्वेश्चन जो है वो बनना स्टार्ट होता है। ये सेकेंड साल होने वाला है सिलेबस चेंज होने के बाद। इस बार जो है भाई नए टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा और मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो है यहाँ पर पुष्प की संरचना। आपको पुष्प की संरचना पूछी जाएगी, ये बनाने के लिए बोला जाएगा और आपके इसके चक्र पूछे जाएंगे, कितने चक्र होते हैं। मैंने आपको बताया हुआ था लेक्चर के अंदर में 4 चक्र होते हैं। वैसे इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको डायग्राम बताऊंगा, कोई थ्योरी नहीं बताने वाला हूँ। और देखो 5 नंबर में जितने भी डायग्राम आते हैं ना, ऐसा नहीं कि 5 नंबर आपको सिर्फ डायग्राम के मिलते हैं। मैं आपको बताऊँ, ये जो 5 नंबर होता है ना वो डिवाइड होता है थ्योरी और डायग्राम में। 2 नंबर आपको डायग्राम के मिलते हैं और 3 नंबर जो है वो थ्योरी के मिलते हैं। कभी कभी ये चेंज हो जाता है, 3 नंबर डायग्राम के और 2 नंबर थ्योरी के हो जाते हैं। वो क्वेश्चन के टाइप्स पर डिपेंड करता है। आपको इतना प्रिपेयर होना पड़ेगा, चाहे 2 नंबर का हो या 3 नंबर का हो, आपको फुल मार्क्स मिले डायग्राम में। अब कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है उसके बाद मैं एक एक करके सभी डायग्राम बताऊंगा। सबसे पहला यहाँ पर सबका इंपॉर्टेंट होगा, डायग्राम जो है वो आपको पेंसिल से बनाना है, ना कि पेन से। ओके, पेन से भी बना सकते हो बट पेंसिल से बनाना बोर्ड एग्जाम वाले बोलते हैं कि भाई दोनों से बना सकते हो, बट ज्यादातर जो है वो पेंसिल से ही बनाया जाता है। आप पेंसिल से ही बनाना जो डायग्राम है। ओके, फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड ये कि भाई आपको ना ऐसा नहीं कि डायग्राम जो है टेढ़ा मेढ़ा बना रहे हो, परफेक्टली जैसा आपसे डायग्राम बनता है ना वैसे एकदम अच्छे से बनाने की कोशिश करना, और इतना भी इफेक्ट मत डालना कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, कलर जैसे हाईलाइट कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ऐसा नहीं। टाइम की कमी हो जाती है। नॉर्मल ही बनाना है, जैसे हम लोग रूपरेखा जैसे बनाते हैं ना, एकदम नॉर्मल सा स्केच वैसा बनाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा उसका नाम होगा, जो नाम होने वाला है उसकी जो अंक के नाम होने वाले हैं वो आपको सही से करना है, गलत नहीं करना है। अब यहाँ पर देखो, ये जो मैं डायग्राम लाया हूँ ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये तो आपको पता है, देखते ही पता चल गया होगा। बट इसमें एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक भाई? बुक वालों ने मिस्टेक बहुत ही बड़ी की है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये पंखुड़ी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, दल कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं, ठीक है, बाह्य नहीं दल कहते हैं। इसे इन्होंने परागकोश कहा है। मतलब भाई देख रहे हो कितनी बड़ी गलती कर रखी है इन्होंने। ये जो है वो दल होता है, ना कि परागकोश। ये जो परागकोश है वो क्या है? ये जो संरचना आप देख रहे हो ये परागकोश है, बल्कि ये दल है। दल जो पंखुड़ी होता है, जो रंगीन होता है, ठीक है, जो कीड़ों को आकर्षित करता है परागण के लिए। इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको इस चीज से बचना है, जो डायग्राम का अंक है बस वही आपको नाम देना है। ये डायग्राम है, डायग्राम अच्छे से देख लो कैसे आपको बनाना है, जैसा भी आपसे बना आप अच्छे से बनाना, बस नाम जो है वो सही से होना चाहिए। नीचे ये फुला हुआ भाग देख रहे हो ये अंडाशय होता है। सबसे नीचे यहाँ पर सबको एक डंडा जैसी संरचना मिल रही है, डंठल जैसी संरचना, जिसे पुष्प वृंत कहते हैं, जिसके ऊपर में जो पुष्प है वो रखा होता है। पुष्प वृंत जो है ना उसमें ये फुला हुआ भाग देख रहे हो, इसे पुष्पासन कहते हैं। पुष्पक आसन जहाँ वो बैठा रहता है। पुष्प के आसन के ऊपर में रहता है अपना स्त्री जनन तंत्र, और जो पुरुष जनन तंत्र है पुष्प वाला वो यहाँ होता है, जैसे स्त्री केशर, पुंकेसर, ये चीजें आप लोग देख लो। यहाँ पर अंडाशय है, ये वर्तिका है, ये ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र है, फिर ये जो है पराकोश है, ये जो जो आपको पतली नली मिली है वो तंतु है, और ये जो है पंखुड़ी है। देखो यहाँ पास क्या है, पंखुड़ी इन्होंने इसे बोला है, जबकि यहाँ पास उल्टा होगा। यहाँ पास आप चेंज कर लेना, ठीक है। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा आप उसमें ये जो है ना चेक कर लेना, आप उसे ना सही कर लेना, मिस्टेक मत रहना, ठीक है। मिस्टेक रखोगे तो बाद में दिक्कत आएगी, बाद में ऐसा लगेगा कि भाई हाँ थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है और कभी कभी गलती हो जाती है। छोटी मोटी गलती पर भी ध्यान देना जरूरी है। यहाँ पास ये जो पराकोश है वो यहाँ होगा और ये पंखुड़ी जो है वो यहाँ होगा। यहाँ पास इन्होंने मिस्टेक किया हुआ है। यहाँ पास पहला डायग्राम कंप्लीट होता है। मैं एकदम अच्छे से नहीं बताऊंगा, बना बना के, क्योंकि टाइम बहुत लंबा हो जाएगा यार लेक्चर, ठीक है। लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं करना है। अगला डायग्राम है यहाँ पास है परागकोश की। यहाँ पास अनुप्रस्थ काट का जो डायग्राम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, थोड़ा वॉइस में आई थिंक दिक्कत आ सकती है। उसको आप लोग इग्नोर करना, जैसे आप टेस्ट में कम मार्क्स आता है उसे इग्नोर करते हो। यहाँ पास आप लोग देख सकते हो ये जो है परागकोश होता है, आपको पता है, ठीक है। परागकोश को जैसे हम काटते हैं
अनुप्रस्थ काट उसका लेते हैं, सो हमें एक डायग्राम मिलता है, उसके अंदर में जो यहाँ पर संरचना होती है उसका जो लेयर होती है, ठीक है, वो पूछा जाता है। तो सबसे बाहर जो लेयर होता है उसे हम लोग अंतःत्वचा कहते हैं। फिर यहाँ पर सेकंड लेयर जो है अंतःथीशियम कहते हैं। फिर उसके अंदर में 2 या 3 परत का यहाँ पर लेयर होता है जिसे हम लोग कहते हैं मध्य परत। परत जो है उसके जस्ट नीचे में आपको टेपिटम की कोशिकाएं मिलती है, जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाली है परत, ठीक है। टेपिटम परत सबसे नीचे वाली परत और सबसे इंपॉर्टेंट परत ये होती है। वो जो है प्रोटेक्ट करती है यहाँ पर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को। जो लाल लाल आप देख रहे होंगे ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं। टेपिटम जो होता है वो यहाँ पर बहुत सारे केंद्रक से मिलकर बना होता है, बहुकेंद्रकी होता है। सो ये जो टेपिटम है इसमें बहुत सारे आपको केंद्रक देखने को मिल होंगे, ये जो ब्लैक ब्लैक है वो सभी केंद्रक है। सो यहाँ पर आपको अच्छे से सारी चीजें दिखानी होती है ताकि आपको जो मार्क्स है वो फुल मिल सके। अगला देखते हैं, अगला डायग्राम यहाँ पर है बीजांड की संरचना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम यहाँ पर है बीजांड की संरचना। सो यहाँ पास एनसीईआरटी में ये बीजांड की संरचना नहीं दी गई है, बट इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, काफी बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर में। सो यहाँ पास आप देखोगे तो सबसे नीचे आपको यहाँ पास एक संरचना मिल रही होगी। ये जो संरचना है इसे हम लोग बीजांड वृंत कहते हैं। और यहाँ पास ये जो गोला वाला संरचना आप देख रहे हो ना, ये जो गोला संरचना है इसे हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। यही बीजांड है, ये जो गोला संरचना है। अब देखो यहाँ पास बीजांड है और ये जो बीजांड वृंत है, दोनों को जोड़ रही है उसे हम लोग नाभिका कहते हैं। और यहाँ पास एक छेद मिल रहा है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। ओके, अब इसके अंदर में आपको एक गोला दिख रहा होगा जिसे हम लोग भ्रूण कोष कहते हैं। और इस भ्रूण कोष को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पास क्या होता है, कवर लगा होता है, कुछ आवरण जो है वो चढ़े होते हैं। 2 आवरण होता है, जो पहला आवरण होगा यहाँ पर देखो अध्याय आवरण है, 2 आवरण है। पहला आवरण मतलब सबसे ऊपर वाला जो आवरण है उसे हम लोग कहते हैं भैया बाह्य आवरण, और अंदर का जो आवरण उसे अंतः आवरण कहते हैं। अंदर में आपको बहुत सारे कोशिकाएं मिलेंगे, बीजांडकाएं मिलेंगे। और सबसे यहाँ पास निचला भाग जो है उसे हम लोग निभाग कहते हैं। यहाँ पास आपको द्वितीय केंद्रक वगैरह जो कि यहाँ पास भ्रूण कोष का हिस्सा है। सो आप ये नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, आपको ओनली भ्रूण कोष लिख लेना है, ये वाली संरचना। और इतनी ही चीजें थी जो आपको यहाँ पास मेंशन करनी है अपने डायग्राम के अंदर में। ओके, सो ये 5 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। अगला जो डायग्राम है वो है द्विनिश्चेषण का। एंड बोला जाए तो भाई सेकंड बोर्ड एग्जाम जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि 2027 में सबसे ज्यादा चांस इस चैप्टर में इसी क्वेश्चन का होने वाला है। मतलब 2027 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम ये होने वाला है, जिसमें आपको ये जो संरचना है, ये वाली आप संरचना देख लो, यही संरचना आपको बनानी है, जिसमें आपको ऐसी संरचना मिलती है। आपको परागण के बारे में पता है, जिसमें क्या होता है, जो परागकण होता है वो भैया निकलता है और वर्तिकाग्र में आता है। कहाँ आता है, ये जो देख रहे हो लाल लाल, ये है यहाँ पर परागकण जो कि वर्तिकाग्र में आ चुका है परागण की क्रिया के बाद। अब जैसे ही वो आता है वो देखते हैं भाई सेम वैरायटी के है यहाँ पर जो भी पुष्प है। सो वो एक नली निकालते हैं, जिस नली को हम लोग क्या कहते हैं, पराग नली कहते हैं। और ये पराग नली जो है यहाँ पास क्या होता है, देखो सबसे ऊपर ये क्या है, वर्तिकाग्र है। सो वर्तिकाग्र, फिर यहाँ पास वर्तिका, फिर अंडाशय होता है। सी वर्तिका से होते हुए पराग नलिका जो है वो नीचे आती है। और यहाँ पास क्या है, देखो प्रतिव्याशक है, यहाँ पास है ध्रुवीय केंद्रक है, अंड कोशिका है, सहायक कोशिका है। सो यहाँ आके ना वो मिलती है, अंदर में निषेचन करती है। 2 कोशिकाएं इस नली के माध्यम से आती है जो परागकण के अंदर में होती है। सो यहाँ पास आपको ये डायग्राम जो है अच्छे से बनाना है। अगला यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है जिसे मैं नहीं लाया हूँ, ठीक है, क्योंकि वो अभी आ चुका था 2026 में, बट वो इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपको बता दूं, वो है परागकण की संरचना। क्या है, परागकण की संरचना है। यहाँ पास मैंने आपको बताया ये जो परागकण है। ओके, सो यहाँ पर देखो ये जो है लाल वाली ये परागकण है, जिसके अंदर में कोशिकाएं होती है, नरयुग्मक होते हैं जो नीचे आते हैं और निषेचन करते हैं। सो भैया ये परागकण की संरचना कैसी होती है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सो एक गोल संरचना आपको मिलती है कुछ इस टाइप की। और ये जो गोल संरचना है इसके ऊपर में आपको कुछ इस तरह से आवरण मिलती है। ये देखो कुछ इस तरह से आवरण मिलती है, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। ये जो आवरण देख रहे हो, ये जो आवरण है, इस आवरण को हम लोग कहते हैं बाह्यचोल। क्या कहते हैं, बाह्यचोल कहते हैं। और नीचे का जो आवरण आप देख रहे होंगे, ये वाला जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतःचोल कहते हैं। बाह्यचोल और अंतःचोल 2 चोल होते हैं इसके अंदर में। और यहाँ पर आपको कुछ गेप दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए वो गेप जो होता है, यहाँ पर जनन छिद्र होता है, जहाँ से क्या है, जो पराग नलिका है ना वो निकलती है जनन छिद्र से। अंदर में क्या होती है, ये 2 कोशिकाएं होती है। एक भैया यहाँ पर होगा कायिक कोशिका, एक होगा भैया जनन कोशिका यहाँ पर होगी। तो 2 कोशिकाएं इसके अंदर में होती है और कुछ यहाँ पर क्या भी अपने कोशिकांग वगैरह होते रहते हैं, ठीक है। सो यही चीजें आपको बतानी होती है जब भी पूछा जाता है डायग्राम के अंदर में, अच्छे से मेंशन करना होता है। सो यहाँ पर ये नहीं आएगा क्योंकि ये आ चुका है, 2 बार आ चुका है। अभी सेकंड बोर्ड एग्जाम में भी आया था 2026 में, और बोर्ड एग्जाम में भी आया था। तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगा 2027 में, ठीक है। अब अगला यहाँ पर देखते हैं जो कि सेकंड चैप्टर का है। सेकंड चैप्टर में 3 मार्क्स का आपको डायग्राम पूछा जाएगा। 3 यहाँ पर मेन डायग्राम होने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले है स्त्री जनन तंत्र।
स्त्री जैन तंत्र में आपको यहाँ पर अच्छे से बनाना है सारे डायग्राम्स। सो सबसे नीचे वाला भाग आप देख रहे हो, इसे योनि कहते हैं। योनि जो है सक्रिय नली से गुजरती है, और वो जो सक्रिय नली है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीवा नाल कहते हैं। और ये ग्रीवा नाल कहाँ खुलती है, वो गर्भाशय ग्रीवा में खुलती है। और ये गर्भाशय ग्रीवा जब आगे जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको एक गर्भाशय मिलता है। ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ये गर्भाशय है, और यहाँ पर गर्भाशय की गुहा है। फिर एक गर्भाशय फंडस बोलते हैं ये वाला हिस्सा, ठीक है। एंड यहाँ पर सब देखोगे तो गर्भाशय की दीवारें भी होती है, 3 दीवारें यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर देखो अंतः स्तर है, पेशी स्तर है, और फिर क्या है, परिगर्भाशय जो है, परिगर्भाशय, ठीक है। सो यहाँ पर 3 लेयर बताए गए हैं गर्भाशय की, और जस्ट यहाँ पर जुड़ा होता है गर्भाशय की गुहा के साथ, जो कि यहाँ पर अपना होता है अंडाशय, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डिंब ग्रंथि कहते हैं। और यहीं पर अंडाणु मतलब मादा जो युग्मक है वो बनता है, और जैसे वो बनता है, जब वो बन जाता है अच्छे से, सो वो यहाँ से निकलता है। जैसे निकलता है, ये जो आप देख रहे हो झाड़ली, जिसे हम लोग झालर कहते हैं, वो कैच करता है, ठीक है। हथेली जैसी संरचना होती है, सो ये कैच करता है उंगली जैसी संरचना। और फिर ये जो है वो कीपक, यहाँ पर सब देखोगे कुछ इस तरह से संरचना जिसे कीपक कहते हैं। कीपक के जस्ट ऊपर में आपको तुम्बिका मिलता है, एम्पुला जिसे कहते हैं। और यहाँ पर जो है ना, वो एक सकेड़ पथ में आती है, बहुत ही पतली नली में, और यहीं पर क्या होता है, जनन होता है, ये तो आपको पता है। सो यहाँ पास एक नली मिल रही होगी, दोनों से सेम टू सेम मिल रही है। यहाँ पास क्या मिल रहा है, देखो नली, जिसमें यहाँ पर झालर है, कीप है, तुम्बिका है, और ये पतली नली है। सो ये पूरी नली को हम कहते हैं अंडवाहिनी, मतलब कि फैलोपियन नलिका या फैलोपियन टिप कहते हैं। सो यहाँ पर ये जो डायग्राम है वो कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला डायग्राम यहाँ पर है पुरुष जनन तंत्र का। अब जब भी आपको पुरुष जनन तंत्र का डायग्राम पूछा जाएगा, सो आपको 2 डायग्राम में से एक डायग्राम बनाना है। अगर आपसे ये वाला डायग्राम बनता है सो अच्छी बात है, आप बना लेना, नहीं बनता सो आप ये वाला डायग्राम बना लेना। दोनों ही उतने ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट हाँ थोड़े बहुत तो हार्ड है भाई, ठीक है। अब इसमें क्या इतने सारे हमें नेम जो है वो लिखने होंगे, नहीं इतने सारे नहीं लिखने होते, जो इंपॉर्टेंट है बस वही आपको लिखना है। सो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर आपको मिलेंगी, यहाँ पर नली आप देख रहे हो, इसे हम लोग कहते हैं मूत्रवाहिनी। और यहाँ पर मूत्राशय है, ये जो बड़ा सा संरचना आप देख रहे होंगे। और जस्ट नीचे में आपको मिलेंगे शुक्रवाहक, फिर अधिविषण मिलता है, शुक्रवाहिका मिलती है, शुक्र यहाँ पर क्या विषण जाल होते हैं जो कि विषण के अंदर में होते हैं। अब यहाँ पर आपको ये चीज नहीं दिखानी है, आपको सेम यहाँ पर जो दिख रहा है ना ये वाला विषण, हाँ विषण ही लिख दोगे, फिर बात खत्म हो जाएगी। आपको उसके अंदर का जो चीज है वो बताने की जरूरत नहीं है। अगर वो बताते हो तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है डायग्राम, और दिखने भी ही प्रॉब्लम जाएगा, एंड चेकर को भी प्रॉब्लम जाएगा, और आपका भी टाइम वेस्ट होगा। सो जो पूछा है वही पूछे जाए, वही लिखना आप, वही बताना आप। सो यहाँ पर डायरेक्ट आप बताना, ये जो है मूत्राशय होता है, शुक्राशय यहाँ पर है, फिर यहाँ पर आपको कुछ ग्रंथियाँ मिलती है, ठीक है। एंड ग्रंथि के बाद यहाँ पर क्या मूत्र मार्ग है जो यहाँ से आता है, और ये जो है शेषन मुंड होता है जो कि इंपॉर्टेंट यहाँ पर संरचना है, फिर अग्र छद यहाँ पर मिल जाता है, और ये विषण है। सो ये चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी होती है। देन अगला यहाँ पर देखते हैं, वो है डीएनए मॉडल, जो कि चैप्टर आई थिंक 6 चैप्टर का है, 5th में तो कुछ नहीं है, 6 चैप्टर जो है वंशागति का आणविक जो सिद्धांत था, प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस वाला, ठीक है, एप्लीकेशन वाला, उस चैप्टर में आपको मिलेगा डीएनए का मॉडल, जो कि कौन सा मॉडल है, यहाँ पर सब देख सकते हो, वाटसन और क्रिक ने दिया हुआ था, ये वाला मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये आ चुके हैं वैसे 2026 में, बट ये इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है, रिपीट भी हो सकता है, कोई चांस नहीं है कि रिपीट नहीं होगा। सो आपको अच्छे से बताना है। अब यहाँ पर डीएनए कैसी होती है आपको पता है भाई, डीएनए जो है धागे जैसी संरचना होती है, नॉर्मल सी ऐसी, यहाँ पर देखो धागे होती है, कुछ इस तरह से एक धागा होता है। ये जो धागा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं ये धागा। ऐसा ही सेम धागा एक और होता है कुछ इस टाइप से, ये देखो ऐसे एक और धागा होता है। तो यहाँ पर दो, यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गए, हमारे पास 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गए, 2 धागे हो गए। अब दोनों धागे के बीच में आपको गैप मिल रहा होगा, व्यास मिल रहा होगा। ये जो व्यास है कितना होता है, वो होता है 20 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है, 20 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। और यहाँ पर आपको बहुत सारी रंगी रंगी डंडी मिल रही होगी, बहुत सारी रंगी रंगी। अब वो क्या है, देखो भैया ये सभी रंगीन रंगीन आपको दिख रहे हैं ना अंदर में, इसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन क्षार। क्या कहते हैं, नाइट्रोजन क्षार कहते हैं, जो कि 4 प्रकार के होते हैं यहाँ पास डीएनए के अंदर में। कौन कौन सा भैया, एडेनिन होता है, थायमिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है। अब ये जो आपस में जुड़े होते हैं, और जुड़ने का क्रम भी बहुत सही होता है, जिसे आपको याद रखना है, ऐसा उल्टा फुल्टा क्रम है जोड़ना। यहाँ पर एडेनिन जो है हमेशा थायमिन से जुड़ेगा, ना कि इन दोनों से। एडेनिन जो है हमेशा थायमिन से जुड़ेगा, ग्वानिन जो है हमेशा साइटोसिन से जुड़ेगा, और जस्ट इसके यही थायमिन जो है एडेनिन से, और जो साइटोसिन है वो ग्वानिन से, कुछ इस तरह से ही जुड़ता है।
कैसे जुड़ रहा है, एडनिन मतलब कि ए जो है वो थायमिन से मतलब कि टी से जुड़ेगा, और यहाँ पर जो ग्वानिन है जी है वो सी से जुड़ेगा। सो ऐसे ही होगा, अब टी जो है ए से जुड़ रहा है भैया, सी जो है जी से जुड़ रहा है, तो ऐसे ही जुड़ेगा, इसी क्रम में जुड़ेगा, ये नाइट्रोजन क्षार होते हैं। अब यहाँ पर कुछ नाम मैंने बताया कौन कौन सा, पहले पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो धागे होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, मैंने बताया नाइट्रोजन क्षार जो कि 4 होते हैं, और ये इस क्रम में जुड़े होते हैं, एडनिन से थायमिन, और यहाँ पर जो है ग्वानिन से साइटोसिन, ऐसे ही जुड़े होते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारे आपको यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार मिलेंगे, काफ़ी सारे मिलेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको मेंशन करनी है डायग्राम में, वो क्या है भैया, वो यहाँ पे देखो, जब 10 नाइट्रोजन क्षार जो होता है वो हम लेते हैं, मतलब अगर आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 दिख रहा है, इन 10 के बीच का जो व्यास होगा वो कितना होता है, वो होता है 34 एंगस्ट्रॉम। ये आपको याद रखना है, दो डाटा यहाँ पर है 20 एंगस्ट्रॉम और 34 एंगस्ट्रॉम, ये आपको याद रखना है, मेंशन भी करना है आपके डायग्राम के अंदर में, और आपको बताना है ये जो है वो क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, धागा। ठीक है, सिंपल नॉर्मल था। अब एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पर फास्फेट होने वाला है और शर्करा होने वाला है, ये शर्करा और फास्फेट होने वाला है। ये आप देख रहे हो, ये जो नली है मतलब यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड की धागे है, उसके अंदर में ना फास्फेट मतलब पी और एस जो है ऐसा रहता ही है, मतलब हर जगह ऐसे पी प्लस एस, पी प्लस एस, ऐसे ना हर जगह, मतलब पूरे संरचना से ये बना होता है, ऐसा आप समझ सकते हो। सो आपको इसी टाइप से बनाना है अपना डायग्राम। और इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है ये नाइट्रोजन क्षार का क्रम, जो कि इस तरह से है। अब ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो एक और एनसीईआरटी में डायग्राम है, मैं आप लगा देता हूँ स्क्रीन में, मैं उसे लाना भूल गया हूँ। सो आप वो भी बना देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला डायग्राम भी कंप्लीट होता है, इसके बाद अगला डायग्राम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो है शुक्राणु की संरचना। ये चैप्टर 2 का ही है, शायद क्रम जो है वो थोड़ा सा व्यवस्थित नहीं है, बट यहाँ पर सब देखो शुक्राणु की संरचना भी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर सबको कैसे बताना होता है, तो सबसे ऊपर से बात करते हैं, तो यहाँ पर सबको ना टोपी जैसी संरचना भी होगी, ऐसी नोकीली संरचना जो कि भेदने का काम करती है। ठीक है, भेदने का काम करती है, किससे भैया, जो अपना मादा युग्मक होगा उसकी भित्ति को भेदने का काम ये करती है, जिसके अंदर में क्या होता है भैया, एक्रोसोम होता है। क्या होता है, एक्रोसोम होता है, जो द्रव्य कला होता है, जो झिल्ली को भेदने का काम करता है। फिर अग्रपिंडक यहाँ पर है, ये शीर्ष होता है, जिसके अंदर में केंद्रक युक्त क्या होती है, केंद्रक युक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होते हैं इसके अंदर में ही। और फिर ये होता है ग्रीवा। फिर मध्य खंड होता है, मध्य खंड में आपको जिगजैग पैटर्न में मिलते हैं यहाँ पर माइक्रोकॉन्डिया, मतलब कि सूत्र कणिकाएं मिलती है, जो कि यहाँ पर ऊर्जा देने का काम करती है। और लास्ट में पूंछ होती है, जो कि गति का काम करती है। सो नॉर्मल नॉर्मल डायग्राम है यार, सिंपल सा आप बना सकते हो, काफी ज्यादा सिंपल है। आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें बन जाएगी। अगले यहाँ पर है प्रतिरक्षी की संरचना। देखो ये मैं बोलूँ तो भाई कितना इंपॉर्टेंट है। सो ये जो है इंपॉर्टेंस का चांस देखा जाए तो 60% ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। कभी पूछा नहीं गया है सीजी बोर्ड के अंदर में, इसका थ्योरी ही पूछा गया है, बाकी डायग्राम नहीं पूछा गया है। और थ्योरी चांस है कि थ्योरी ज़्यादा है डायग्राम पर, फिर भी आप एक बार देख लेना। कुछ इस तरह से डायग्राम होते हैं जिसमें क्या होती है, लघु श्रृंखलाएं होती है, दीर्घ श्रृंखलाएं होती है, और जो सभी श्रृंखलाएं ना वो आपस में कुछ इस तरह से व्यवस्थित लगी होती है। तो एक बार आप देख लेना, प्रैक्टिस मत करना, आएगा नहीं, उतना ज़्यादा चांस नहीं है, बट भाई इंपॉर्टेंट तो है। सीबीएसई में काफ़ी बार पूछा गया है, तो भाई अपना जो सीजी बोर्ड का पैटर्न है, एजुकेशन सिस्टम तो पता है क्या हो रहा है अभी। सो कभी भी वहाँ का क्वेश्चन यहाँ ला सकते हैं, तो प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप छोड़ दोगे, नहीं आएगा सीजी बोर्ड में, नहीं आ भी सकता है, ठीक है। अब अगले यहाँ पे देखते हैं, वो यहाँ पे संख्या का पिरामिड। अब संख्या का जो पिरामिड है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो पिरामिड है वो है मानव समष्टि के लिए आयु पिरामिडों का निरूपण। ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, या तो भैया यहाँ पर जो आबादी वगैरह है, मतलब समष्टि वाला, वो बढ़ सकती है, या स्थिर रह सकती है, या घट सकती है। जब बढ़ती है तो कुछ इस तरह से यहाँ पर बनती है, अपना जो पिरामिड है। स्थिर रहता है तो ऐसा बनता है, और घटता है तो ऐसा बनता है, जिसमें जन्म स्तर बताया गया है, जन्म क्षम बताया गया है, और जन्म पूर्व बताया गया है। तो ये जो है वो आप अच्छे से देख लेना कि ऐसे टाइप के यहाँ पर पिरामिड जो है बनेंगे, ऊपर नीचे छोटा मोटा टेढ़ा बेड़ा जैसा भी हो, सभी अच्छे से आपको देखना है। इसके अगले यहाँ पर देखा जाए तो वो यहाँ पर है जीव भार पिरामिड, जो कि घास का पिरामिड होने वाला है। घास पारी तंत्र का पिरामिड भाई ये जो है 3 नंबर वाला ही होता है, 2-3 नंबर वाला इंपॉर्टेंट जो डायग्राम्स है, एक बार चेक करने दो। इस चैप्टर से आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 3 मार्क्स के। सो 3 मार्क्स में ये जो डायग्राम्स है वो पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताना था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप देखोगे तो पिरामिड जो है वो सीधा बना हुआ है, ठीक है, सीधा बना हुआ है पिरामिड। और यहाँ पर क्या है, सॉइल है, प्लांट्स है, हर्बोवियर्स है, मतलब सागारी है मीन्स, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ना ऐसे नहीं लिखना होता कि भाई ये पेड़ पौधे है, ये सागारी है, मांसाहारी है, ऐसे नहीं लिखना होता है।
आप सिंपल से लिखना, ठीक है। कैसे लिखना है, ये चीज़ें आप इग्नोर करना, ये चीज़ें आप इग्नोर करना। आपको क्या लिखना है, सबसे नीचे जो बॉक्स रहेगा उसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, उत्पादक। क्या लिखना है, उत्पादक लिखना है। फिर आपको लिखना है प्राथमिक उपभोक्ता लिखना है, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता लिखना है। क्या लिखना है, लिखना क्या है वो ध्यान देखो, ठीक है। ये चीजें मत लिखते रहना, ये भाई मतलब ये पेड़ है वो है, नहीं। अगर लिखना है तो आप इसमें लिखना कि ये पेड़ है भाई, ये शाकाहारी है। बट यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो आपको लिखना है उत्पादक, फिर उसके बाद प्राथमिक क्या है, उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता आपको लिखना है। और डायग्राम बना सकते हो या चाहो तो आप नाम लिख सकते हो, ठीक है। डायग्राम बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा नाम लिखने से। सो यहाँ पर सीधा जो डायग्राम मतलब पिरामिड क्यों बना है, क्योंकि भाई जो उत्पादक होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। उत्पादक क्या है, जो पेड़ पौधे हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। सो खाना बनाने वाले बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे। एक मैदान है, खुली मैदान, जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, घास भी है, ठीक है। इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, छोटे बड़े। अब इसमें रहने वाले शाकाहारी जीव है, जो यहाँ पर क्या करते हैं, पेड़ पौधे के पत्ते वत्ते खाते हैं, फल वगैरह खाते हैं। और इन्हें खाने के लिए मांसाहारी जीव भी होते हैं। और मांसाहारी जीव को भी खाने के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा जो मांसाहारी होता है, जो सबसे बड़े जीव होते हैं, वो यहाँ पर होते हैं, जो कि तृतीय यहाँ पर क्या होते हैं, वो भोक्ता होते हैं। अब इसके बाद अगला यहाँ पर है भैया अपना वृक्ष जो है उसका पिरामिड, जो कि उल्टा बनता है। अब उल्टा कैसे बनता है, सो सपोज करें यहाँ पर मैंने एक पेड़ लिया हुआ है, क्या मैंने एक पेड़ लिया हुआ है, ये पेड़ है, ओके, ये पेड़ है। अब देखो ये एक पेड़ है जिसमें बहुत सारे पत्तियां हैं, बहुत सारे फल हैं। सो इसे खाने वाले या यहाँ रहने वाले कुछ जीव होंगे, लाइक पक्षी, बर्ड्स, ठीक है। तो बहुत सारे बर्ड्स यहाँ पर होंगे, क्या होंगे, बहुत सारे बर्ड्स होंगे, ठीक है। बहुत सारे बर्ड्स होंगे जो यहाँ रहेंगे या यहाँ भोजन लेने के तलाश में आएंगे। और जब ये मर जाते हैं, ये जो कीड़े मकोड़े मतलब ये जो है, ठीक है, मतलब पक्षियाँ जो है वो मर जाती है, या पेड़ पौधे जो है वो मर जाते हैं और गलने लगते हैं, ज़मीन में आ जाते हैं। सो उसे पूरा नष्ट करने के लिए मतलब एक तरह से जो प्रकृति का संतुलन है वो बनाने के लिए कुछ छोटे मोटे जीवाणु होते हैं, अपघटक होते हैं। सो यहाँ ऊपर में अपघटक होते हैं। सो यहाँ पर देखा जाए तो कुछ इस तरह से पिरामिड जो है ऐसे बनेगा, ऐसे इस तरह से। सो ये उल्टा पिरामिड बनता है। आपको पूछा जाएगा वृक्षक जो पाइपतंत्र का पिरामिड कैसा बनता है, सो उल्टा बनता है, जिसमें सबसे नीचे पेड़ होता है जिसे हम लोग उत्पादक कहते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है, उपभोक्ता होता है, और लास्ट में सबसे ऊपर में क्या रहेगा, अपघटक रहेगा, जो अपघटन का काम करते हैं। अगला यहाँ पर जो कि लास्ट यहाँ पर डायग्राम होने वाला है, जो कि यहाँ पर है तालाब का पिरामिड। सो तालाब का पिरामिड बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक तालाब है, यहाँ पर हम मान लेते हैं एक तालाब यहाँ पर ले लेते हैं, और इस तालाब में पानी वगैरह है, और पानी के साथ साथ यहाँ पर क्या होंगे, उत्पादक सबसे पहले होंगे। सो उत्पादक में क्या आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं। तो यहाँ पर जलीय पेड़ पौधे आ जाएंगे, ओके, नॉर्मल से यहाँ पर जलीय पेड़ पौधे यहाँ पर आ जाते हैं, ये उत्पादक होते हैं। उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता आएगा, मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाएगी, छोटी मोटी मछली आ जाएगी, छोटी मोटी मछली आ गई। अब इसके बाद द्वितीय उपभोक्ता आएगा, मतलब थोड़ी बड़ी मछली आ जाएंगे भाई, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या आएंगे, या तो आप घटक आ सकते हैं या फिर और बड़ी मछली आ सकती है। तो ये कुछ इस तरह से आगे बढ़ती है, मतलब सीधा जो है इसका जो पिरामिड है वो बनता है। सो यहाँ पर सीधे ही डायग्राम थे जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट थे अपने 2027 के लिए, और ना सिर्फ 2027 के लिए बल्कि आने वाले बहुत सालों के लिए ये सभी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जब तक फिर से सिलेबस चेंज नहीं होता है। और भाई इतने ही इंपॉर्टेंट थे, सो आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। और जब भी हम यहाँ पर 2027 की प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से करेंगे, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एकदम चुनिंदा होंगे, मतलब एक दो ही डायग्राम, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी तो मैं पूरे बुक का बता रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि भाई ये नहीं आएगा तो हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे कुछ लोग, तो भाई सभी चीज़ें पता होनी चाहिए। सो हर एक चीज़ आपको अच्छे से देखनी है, हर एक इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आपके माइंड में होना चाहिए, हर एक नेम आपके माइंड में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा सिंपल सिंपल है सारी चीज़ें। सो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होप। अगर आपको ये पसंद आई है, सो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड पीडीएफ मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में। एंड मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर में। एंड आप लोग का डिमांड था कि भाई धीरे धीरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाओ, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जल्द ही आने वाला है। मैं उसकी प्रिपरेशन जो है कर रहा हूँ। थोड़ा तबीयत खराब था इसलिए मैं ब्रेक लिया हुआ था, अभी भी तबीयत जो है थोड़ी सी मेरी खराब है। सो जल्द ही आ जाएगा सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस वगैरह है। और वन शॉट में तो मैं पूरा चैप्टर सिलेबस कंप्लीट करा ही रहा हूँ। धीरे धीरे वन शॉट भी मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, इंपॉर्टेंट लेटर, इंपॉर्टेंट निबंध, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डायग्राम्स तो मिल गए यहाँ पास, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, न्यूमेरिकल्स, सभी चीज़ें मैं एक एक करके लाते चलूँगा ताकि आप अभी से प्रिपेयर कर सको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। और अगर आपको टॉप 10 में आना है, सो मेरिट में आना है सीजी बोर्ड के अंदर में, सो उसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी आपके पास होना चाहिए, कौन से प्लान होने चाहिए, कौन से चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए, हर एक चीज़ मैं अभी एनालिस्ट कर रहा हूँ ताकि आपके लिए यूजफुल हो सके। आपको जो सपना है उसे पूरा करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ इन बारे में।
सो जैसे ही मेरा जो काम है वो कंप्लीट होता है, प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, मैं जल्द ही वीडियो ला दूंगा उसके ऊपर, ठीक है। सो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, आई थिंक 1 हफ्ते ऐसा कुछ वेट करना पड़ेगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। सो मैं अच्छे से बनाऊंगा, अच्छे से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, एंड प्रिपरेशन तो भाई अच्छे से करते रहना। बाय बाय।